हेलो हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई एमसीक्यू सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम प्री के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम होती है उनसे उठाए हैं। उनके जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वही है, ये मैंने खुद से अपने बनाए नहीं है। हम इसके लगभग 15 से 20 सालों तक के लगभग सारे क्वेश्चन देखेंगे। 1520 साल तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और ये आपके यूपीएससी में काम आ ही आएंगे, स्टेट पीसीएस में भी आएंगे, और जो अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपके काम आएंगे, स्टेट अदर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है पहला क्वेश्चन, और मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा, आप इस पे सोचना। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है, कौन से सही है? ए है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, दोनों ही कथन सही है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन तथा रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो 1920 में सबसे पहले कांग्रेस में भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की मांग रखी गई, और जो सबसे पहले आज़ादी के बाद दक्षिण भारत में मांग उठने लगी थी भाषा के आधार पर। इसके लिए 1948 में एस.के. दर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, जो जिसने मना कर दिया था कि भाषा के आधार के ऊपर प्रांतों का विभाजन नहीं होगा। ये जो एस.के. दर आयोग बनाया गया था, इसने भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन के लिए मना कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिस्ट्री का, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराठ, नगरी, रेड, नगर। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैराठ से। बैराठ विराटनगर जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के मुहाने स्थित है। बैराठ कहाँ पे है? जयपुर। जयपुर में एक जगह है बैराठ। इसकी खोज सर्वप्रथम 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उनके द्वारा 1936 में इसकी खोज की गई थी। और इसका सर्वेक्षण एवं उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। बैराठ के उत्खनन में बौद्ध विहार के चौथे कमरे में मिट्टी के भांड में बंधी 8 चांदी की पंचमारक और 28 इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो बौद्ध टाइम की 8 तो चांदी की और 28 इंडो ग्रीक या यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। इन सिक्कों में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। ये जो
28 सिक्के प्राप्त हुए, इसमें से 16 सिक्के अकेले मिनेंडर के प्राप्त हुए। ये भी एक यूनानी शासक है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपको पर्वत शिखर दे रखा है और ये देश दे रखा है, तो आपको मिलान करने है कि कौन सा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो आपका जो एल्ब्रूस है वो है रूस में, किलिमंजारो है साउथ अफ्रीका है तंजानिया में, माउंट कुक है आपका न्यूजीलैंड में, और मैकिले है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। तो एल्ब्रूस यह पर्वत शिखर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जो रूस के काकोस क्षेत्र में है। तो ये एल्ब्रूस कहाँ पे है? रूस में। रूस में भी कहाँ? काकोस क्षेत्र है, या जो काकोस पर्वत श्रृंखला है जिसको हम काकेशस पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, वहाँ पे किलिमंजारो है वो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया क्षेत्र जो है तंजानिया वहाँ पे, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और माउंट कुक है वो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और ये न्यूजीलैंड की दक्षिणी एल्प्स नामक पर्वतमाला में स्थित है। एल्प्स पर्वतमाला जो दक्षिणी न्यूजीलैंड में है वहाँ पे है माउंट कुक, और ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है। मैकिले ये है अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो आप याद रखना, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप में किस महाद्वीप में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद है, जैव विविधता मापन के लिए स्थानीय स्तर पर समुदायों की जो गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है अल्फा सूचकांक। तो जैव विविधता का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अल्फा, एक होता है अल्फा। अल्फा यानी स्थानीय स्तर पर कितनी प्रजातियां उपस्थित है, स्थानीय स्तर। दूसरा होता है बीटा, यानी कितनों का ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है एक जगह से दूसरी जगह कितनी प्रजातियां गई है। और तीसरा होता है आपका गामा। गामा होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी वहां की लोकल प्रजातियां कितनी है और वहां पे स्थानांतरित प्रजातियां कितनी है, ये होती है गामा। तो वोल्टर जी रोजेन ने 1985 में जैव विविधता शब्द सबसे पहले दिया था। इसके मापन की 3 विधि है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसी निश्चित क्षेत्र में स्थित प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा विविधता कहलाती है, यानी वहां पे जितनी भी लोकल प्रजातियां हैं वो सारी अल्फा होती है। जब किसी भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक के कारण प्रजाति की आवास समुदाय में परिवर्तन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाती है तो उसको बीटा विविधता कहते हैं। और गामा इन दोनों का जोड़, यानी वहां पे स्थानीय कितनी थी और स्थानांतरित हुई प्रजातियां कितनी थी। अगला है, आपको नहर को कौन कौन से सागर से जोड़ती है, महासागर से जोड़ती है ये नहरें, आपको इनका मिलान करना है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आपने ये 2 नहरों के बारे में तो सुना ही होगा, स्वेज और पनामा।
अगर आपको ये दो नहीं भी पता तो भी हम इससे इसका हल निकाल सकते हैं। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। ठीक है, तो इससे डी का 1 होगा, बाकी को हटा दो, और सी का 3 होगा, तो इसको भी हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कील नहर 1948 में केसर विलियम नाम से जानी जाती थी, और ये 98 किलोमीटर लंबी एक जाजी नहर है, और कहाँ पे है? जर्मनी में। सू नहर ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सुपीरियर झील जो यूरान झील से को मिलाती है, सू नहर है। पनामा झील मैंने अभी बताया प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। सुएज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपस में। तो यह थोड़ा आप याद रखना इसको। अब अगला है कि कौन सी पर्वतीय चोटी जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो जो ये सलहेर चोटी है ये पूर्वी घाट पे नहीं पश्चिमी घाट पे है। ये क्या है? पूर्वी पश्चिमी घाट, ये मैं बताता हूँ। तो ये है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत का ये जो क्षेत्र है ये है पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये जो है ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, और ये जो मिलान क्षेत्र है कहाँ पे होता है? नीलगिरी पे। नीलगिरी पे पर्वत श्रृंखला है, वहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। और जो सलहेर है पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट। ओडिशा से तमिलनाडु तक है पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य गेल्लीकोंडा, सिकरामगंटा, मादुगुल्लाकोंडा, सिंधुराज, निमालगिरी, देवड़ी मुंडा, ये सभी पूर्वी घाट की चोटी है। आप इनको याद रखना। सलेर जो पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाटों का महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और जो पश्चिमी जो घाट है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला एक है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्थानांतरण कृषि के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। यानी कौन सी स्थानांतरण कृषि इन राज्यों से मिलती है, कौन सी नहीं मिलती। तो आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2, मस्सा। ये मस्सा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। स्थानांतरित कृषि क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। स्थानांतरित कृषि का एक अन्य नाम जिसको साधारणतः हम झूम कृषि भी बोलते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर कृषि करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर कृषि करना। ऐसी कृषि मुख्यतः जनजाति लोग करते हैं। वो जंगलों में रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह से पेड़ों को काटेंगे, वहां पे कुछ समय के लिए कृषि करेंगे, और उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहीं पे पेड़ों को काटेंगे, उनको जलाएंगे वहीं पे, और कुछ समय के लिए कृषि करेंगे और फिर नई जगह चले जाएंगे। तो इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। दे भी रखा है आगे।
स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। यह कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय फसल उगाने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले के चुने गए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है, जिसके बाद इसकी सफाई कर इस टुकड़े को पुनः कृषि योग्य तैयार किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी जगह पर स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, तो पोंडू उड़ीसा में, कोन्नम केरल में, झूम असम में और मासा है वो मध्य प्रदेश में बोला जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है कि भारत में जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, आपको ये शायद अभी डाटा इसके नए मिलेंगे, तो समय समय बदलते रहते हैं इसके डाटा। तो इसका मैं उत्तर वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है कि ये जो चार दे रखे हैं, सामुदायिक रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, किसको बोलते हैं, मेनली हमें इसको पढ़ना है। तो कम्युनिटी रिजर्व किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिकृत वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और संरक्षण आगार के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र जिसको पर्सनल लेवल पे संरक्षित किया जाता है, पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पर, उसको सामुदायिक आकार बोला जाता है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, राज्य सरकार द्वारा जो भू क्षेत्र का संरक्षण होता है राज्य सरकार द्वारा, उसको कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। जैसे राजस्थान में है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क एक वृहद संरक्षित क्षेत्र है, बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य भी राष्ट्रीय उद्यान की तरह है, लेकिन ये छोटा रूप होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य है वो छोटे रूप होता है। इन सब में पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी का संरक्षण किया जाता है। जो सामुदायिक कम्युनिटी रिजर्व है उसमें व्यक्तिगत स्तर पर कंजर्वेशन रिजर्व उस और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पे व्यक्तिगत के साथ साथ जो मेनली जो है वो सरकारों के स्तर पर, सरकार स्तर पर इनका संरक्षण किया जाता है और इसमें व्यक्तिगत भूमिका भी कभी कभार देखने को मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। विंध्य पर्वत श्रेणियां, तो राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स, ये किसका एक भाग है, विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत कहाँ पे आपका, भारत के पश्चिम और मध्य में फैला हुआ है, यानी लगभग मध्य प्रदेश में है ये विंध्य पर्वत। ये जो आपका विंध्य पर्वत है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो इसका एक हिस्सा राजस्थान में, राजस्थान और एमपी यहाँ पे टच होते हैं। राजस्थान का जो ये हिस्सा है ये मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। एमपी में विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। इसका दे भी रखा है सोल्यूशन, तो आप एक बार पढ़ लेना खुद से भी, बता देते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत श्रृंखला में एक है, जो भारत को उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है। ये क्या है, ये हमारा इंडिया है। तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला इंडिया विंध्य पर्वत श्रृंखला लगभग बीच में से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा के आसपास से गुजरती है। इस पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में। विंध्य श्रृंखला का पश्चिमी अंत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा कोटा झालावाड़ के नजदीक है, जहां विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। तो जो राजस्थान का ये जो इलाका है, जो कोटा झालावाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पे इसको मुकुंदरा हिल्स बोला जाता है। ये एमपी यहाँ पे टच हो गया इसके। ये देखते हैं अगला प्रश्न।